आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे विच इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है? कहता है देखो, आज तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए उस पर मैंने लिख रखा था कि ये जो पर्सन है वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। पर क्वेश्चन आपको जब बताएगा ही नहीं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तब आपको खुद निकालना होगा उसका क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब वो स्टेटस कैसे निकलता है वो समझेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। कह रहे बता नहीं रखा, खुद पता लगाना है कि वो रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो वो पता चलता है हमें रेजिडेंशियल स्टेटस से। देखो, ये हमें पता लगवाना क्यों है, क्यों हम जानना चाहते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, ताकि हमें उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम पता चले। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या है? देखो, अगर तो वो पर्सन रेजिडेंट निकलता है तो उसकी इंडियन इनकम प्लस उसकी फॉरेन इनकम दोनों ही टैक्सेबल होती है। विच मीन्स अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ कि दुनिया जहान की सारी इनकम रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, विच मीन्स दुनिया जहान की सारी इनकम के ऊपर वो टैक्स देगा। नॉन रेजिडेंट की बात करूँ तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम नहीं होती। क्यों फॉरेन इनकम क्यों नहीं होती? मिस्टर चतुर फिर से पूछता कि हम एनआर जो नॉन रेजिडेंट है इसके फॉरेन इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लेते। भाई सिंपल सी एक बात बताओ, एक पर्सन है, दुबई के शेख साहब है, शेख है, वो दुबई के अंदर अपनी गाड़ी बेच रहे, पैसा कमा रहे हैं, इंडिया के अंदर टैक्स क्यों देंगे? ऐसे तो पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं नॉन रेजिडेंट है, अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर वो काम कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, इंडिया में आके टैक्स क्यों देंगे? इंडिया में तो वो उन्हीं चीज़ों का टैक्स देंगे ना जो इनकम उन्होंने इंडिया में बैठ के कमाई है, या फिर इंडियन इनकम है, इंडियन सोर्स की इनकम है, उसी पर तो आप टैक्स लेने के लिए लायबल हो, या फिर दुनिया जहान की सारी इनकम पे आप टैक्स ले लोगे। तो देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस हमें निकालने होता है ताकि हम डिफाइन करें कि पर्सन रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर हमें ये डिफाइन होता है तो हमें पता चलता है कि उसकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होगी, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब बच्चा कहता है मैम स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई आप ये देखो कि उसके अंदर उसका स्कोप क्या है, कितना बड़ा स्कोप है उसका इनकम के लिए। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल क्या रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, क्या नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी फ्रॉम मुंबई, अगर मुझे प्रॉफिट या गेन हो रहा है मुंबई से, तो क्या वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए है? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, किसी भी इंडियन कंपनी से अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो क्या वो इसके लिए टैक्सेबल होगा, क्या वो इसके लिए टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया, अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई तो क्या वो इसके लिए टैक्सेबल है या फिर क्या वो इसके लिए टैक्सेबल है? ये सारी चीज़ें आती है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर, कि रेजिडेंट अगर आप हो तो आपका स्कोप कितना बड़ा है, वेराज अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपका स्कोप कितना बड़ा है। समझ रहे हो? ये बताते हैं कि अगर आपकी अलग अलग तरीके की इनकम है, अलग अलग तरीके की इनकम, क्या आप उसके लिए टैक्स भरोगे या फिर आप टैक्स नहीं भरोगे, वो पता चलता है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम से। सो स्कोप ऑफ टोटल इनकम पता लगाने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनकम है, लेट सपोज फोर्थ वाला पॉइंट ही ले लूँ मैं, इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया, इसके अंदर इंडिया में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी या फिर इंडिया में नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? स्कोप जो है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का कैसे पता चलेगा? जब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, जब हमें पता होगा कि वो पर्सन रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया रेजिडेंट के लिए पूरी दुनिया की इनकम पे टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो आई होप मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि मैम रेजिडेंशियल स्टेटस जिस क्वेश्चन मुझे नहीं बता रखा मुझे खुद निकालना होता है। अब वो निकालते कैसे वो आगे पढ़ेंगे, पर रेलेवेंस समझ में आ गया कि क्यों निकालते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालना है, वाई, ताकि मुझे पता चल जाए कि उस पर्सन का स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी, ये वाली इनकम इसके लिए टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी, उसका स्कोप जानने के लिए मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। डन। आगे चलो, रेजिडेंट है तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों ही उसके लिए टैक्सेबल होती है। नॉन रेजिडेंट है तो इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम उसके लिए टैक्सेबल नहीं होती। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया कि दुबई का शेख है, दुबई में इनकम कमा रहा है, तो आप भी उस पर टैक्स लोगे भाई, आपने क्या कर दिया उसके अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है टोटल इनकम ऑफ एसएससी,
एक एसएससी की टोटल इनकम हम तब तक नहीं डिटरमाइन कर सकते जब तक कि हमें उसको रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी स्लैब रेट्स जो होती है वो चेंज हो जाती है। हाउएवर 115 बीएससी के अंदर तो नहीं होती, उसके अंदर रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो एक ही स्लैब लगती है। पर अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से चल रहे हो तो आपकी स्लैब रेट जो होती है, आपकी बताओ स्लैब रेट जो होती है ओल्ड रिजीम के हिसाब से, वो नॉर्मल वाले रेजिडेंट के लिए तो सेम होती है। पर अगर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इनकी स्लैब्स तो डिफरेंट हो जाती है। साथ साथ में भाई बात सिंपल सी ये है कि उसका स्कोप डिटरमाइन करते हैं हम उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से। रेजिडेंट है तो सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट है तो चेक करेंगे कि ये वाली टैक्सेबल हो रही है, ये नहीं हो रही, ये हो रही है, ये नहीं हो रही, ये हो रही है। ये चीज़ें हम चेक करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, शेल बी डिटरमाइंड एवरी ईयर। हर साल मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है। हो सकता है कि इस साल वो रेजिडेंट हो, पिछले साल वो नॉन रेजिडेंट हो, पिछले साल वो नॉन रेजिडेंट हो, इस साल वो रेजिडेंट हो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है हर साल चेक करना होता है। हो सकता है कि इस साल वो रेजिडेंट हो, पिछले साल वो नॉन रेजिडेंट हुआ करता था। ठीक है, तो हमने दो बेसिक चीज़ें क्या सीखी कि टोटल इनकम निकालने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस ज़रूरी है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है हर साल हम निकालते हैं। अब देखो कंडीशंस क्या कहती है, अब प्रोविजन सुन लो। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे जो उसकी कंडीशन है वो कहाँ दे रखी है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि एक पर्सन इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा है, प्रीवियस ईयर 24-25, अगर पर्सन प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे कर रहा है तो वो भाई रेजिडेंट है। एक पर्सन इंडिया में स्टे कर रहा है फॉर 182 डेज और मोर तो वो रेजिडेंट है। मैम 160 डेज किया, रेजिडेंट नहीं है। मैम 195 डेज किया, रेजिडेंट है। 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में अगर वो इंडिया में रह रहा है तो वो रेजिडेंट है। या तो ये कंडीशन फुलफिल कर दो और दूसरा और मतलब या फिर ये कर दो। दूसरी कंडीशन क्या है, पिछले साल तो सिर्फ 60 डेज ही थे। पिछले साल प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर आपका इंडिया में स्टे सिर्फ 60 डेज का ही था। बट लास्ट 4 प्रीवियस ईयर के अंदर, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर कौन कौन से आगे, प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, उसके अंदर जो उनका स्टे है वो 365 डेज या उससे ज़्यादा का होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आप क्या कहलाओगे, रेजिडेंट कहलाओगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये वाली कंडीशन के अंदर प्लस लगा हुआ है कि 60 डेज प्रीवियस ईयर में हो प्लस लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर के अंदर 365 डेज भी होने चाहिए। अब लास्ट 4 प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आप हो उससे पहले के 4, आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है तो उससे पहले के 1 2 3 4, उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं ये कहूँ, अब चलो मैं आपको ये बताती हूँ, आपका स्टे प्रीवियस ईयर 24-25 में इंडिया में 182 डेज है, आप रेजिडेंट हो। आपका स्टे 60 डेज है, आप नॉन रेजिडेंट हो क्योंकि उन्होंने बताया सिर्फ 60 डेज। लास्ट 4 प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तो मैं कैसे मान लूँ कि वो 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे थे, तो इसलिए वो नॉन रेजिडेंट। 60 डेज तो है ही प्रीवियस ईयर में, पर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज है, रेजिडेंट। मैम 182 डेज भी प्रीवियस ईयर में थे, साथ साथ में मैं देखूँ तो 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और 365 डेज भी पिछले 4 प्रीवियस ईयर में थे, रेजिडेंट। ना तो 182 डेज रहे, ना प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे, नॉन रेजिडेंट। जिसको कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो इस चार्ट को रेफर कर लेना। देखो अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूँ, प्रीवियस ईयर के अंदर मिस्टर वरुण प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज थे, रेजिडेंट। 190 डेज थे, रेजिडेंट। 75 डेज थे। चेक करो एडिशनल कंडीशन कि क्या वो इस कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, क्योंकि वो इसमें तो हो ही नहीं रहे। आप 182 डेज देखो, 182 डेज या उससे ऊपर थे तो डायरेक्ट रेजिडेंट बता दो उसको। उससे अगर कम थे, लेट सपोज 181 डेज थे, तो चेक करो ये वाली कंडीशन क्या 60 डेज से ऊपर हो रहा है। हाँ जी मैम 60 डेज से ऊपर हो रहा है, तो फिर चेक करो कि पिछले क्या प्रीवियस ईयर 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज़्यादा के थे। हाँ जी थे, तो फिर आप रेजिडेंट हो जाओगे। या तो ये फुलफिल कर दो या फिर ये कर दो, कोई भी कर दो, आप रेजिडेंट कहलाओगे। डन। अब एक बार अगर आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए, एक बार अगर आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए, एक चीज़ और, ना तो ये करी ना ये करी, क्या कहलाओगे, सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट। डन। अब
एक बार अगर आप रेजिडेंट कहला गए तो आपको देखना है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। पहले हमने बेसिक कंडीशन चेक करी 6(1) के अंदर, अब हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर, डिटरमाइन करने के लिए कि वो ROR है या फिर RNOR है। ठीक है, तो देखो हम उसको ROR कब कहेंगे? अगर वो जो रेजिडेंट है इंडिया के अंदर फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स। भाई पिछले 10 प्रीवियस ईयर चेक करेंगे और चेक करेंगे 10 प्रीवियस ईयर के अंदर क्या कोई से भी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर वो रेजिडेंट था। रेजिडेंट ROR था, RNOR था, उससे मतलब नहीं है। क्या रेजिडेंट था? अगर था तो वो ROR हो जाएगा। एंड साथ में सुनो, एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, एंड इसका मतलब क्या है? और नहीं है, ये भी फुलफिल होनी चाहिए और ये भी फुलफिल होनी चाहिए। स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। पिछले लास्ट 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसका इंडिया में स्टे 730 days या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसका इंडिया में स्टे 730 days या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो एक पर्सन है जो पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेजिडेंट था, चलो वेरी गुड, पर पिछले लास्ट प्रीवियस ईयर 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसका इंडिया में जो स्टे था वो कितना था? वो 699 days था। तो क्या वो ROR होगा? नहीं, वो RNOR होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन में एंड है कि दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है? मीन्स लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 बार आप रेजिडेंट होने चाहिए। यही चीज़ लिखी है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के अंदर लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से किसी भी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर, विच मीन्स आपको कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो आप रेजिडेंट कहलाओगे। तो पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से किसी भी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर आप रेजिडेंट होने चाहिए, विच मीन्स आपकी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बर्डन लगेगा कि मैम समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, होल्ड करो, मुझे समझा जान दो। मेरे को बेटा क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिवीजन करने से, दोबारा पढ़ने से आती हैं, समझ रहे हो? तो मुझे एक बार समझा लेने दो, उसके बाद रिवाइज करना, आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी ROR होगा, अदरवाइज RNOR होगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। क्यों डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है? ताकि हमें उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम पता चल जाए कि ये इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। अब रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कैसे होता है, उसकी कंडीशन दे रखी है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 सेक्शन 6(1) के अंदर। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे सिंपल सी चीज़, अगर आपका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज या उससे ज़्यादा का है, रेजिडेंट कहलाओगे। 182 डेज से ज़्यादा का नहीं है पर 60 डेज या उससे ज़्यादा का है, और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 365 डेज से ज़्यादा का है, रेजिडेंट कहलाओगे। दोनों फुलफिल नहीं करते, नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। एक बार अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बन गए आप, तो चेक करो कि आप ROR हो या फिर RNOR हो। ROR के लिए क्या कंडीशन है? पिछले लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के अंदर से किसी भी 2 प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपको 6(1) की बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना है। ठीक है, साथ ही साथ पिछले लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में से आपका जो स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर वो 730 डेज या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ROR, अदरवाइज आप क्या बन जाओगे? RNOR। अब आगे ना एक बढ़िया सा कंसेप्ट है आपके लिए। कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है आपको एग्जेम्पशन है ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन। सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी। सेकंड बेसिक कंडीशन कौन सी थी? प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डेज और मोर का, एंड लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर में स्टे जो है वो 365 डेज या उससे ज़्यादा का। कह रहे हैं इन केसेस के अंदर, जो मैं केसेस आपको बताने वाली हूँ, इन केसेस के अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है, विच मीन्स आपको चेक करना है कि सीधा स्टे जो है प्रीवियस में 182 डेज या उससे ज़्यादा का है या फिर नहीं है। सेकेंड कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी, सेकेंड बेसिक कंडीशन आपको देखनी ही नहीं है। ऐसे कौन से केसेस है जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकेंड बेसिक कंडीशन में चेक ही नहीं करूँगी? देखो, अगर एक इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर था, एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर था और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उस पर्सन की मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन चेक करूंगी।
चेक करूंगी कि अगर उसका जो प्रीवियस ईयर में स्टे है वो 182 डेज से ज़्यादा का है तो वो रेजिडेंट होगा, नहीं है तो डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट। सेकंड कंडीशन में को चेक ही नहीं करनी। किस केस में? अगर वो इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, पहली बात। दूसरी, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, किस लिए? फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। ये कौन सा केस है? ये वो केस है जहां पे आप प्रीवियस ईयर में जा रहे हो, किस लिए? बाहर, अब्रॉड में, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए। आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो आपकी कंडीशन फर्स्ट बेसिक वाली चेक होगी, 182 डेज वाली, 60 डेज वाली कंडीशन आपकी चेक नहीं होगी। तो पहले दो केसेस क्लियर। आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडिया छोड़ के जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, पर्सन आप प्रीवियस ईयर में जा रहे हो। थर्ड कंडीशन, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो खुद या फिर उसके जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। मतलब जब इंडिया पाकिस्तान जब सेपरेट नहीं हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया था, उसमें अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए थे या पेरेंट्स बॉर्न हुए थे, पेरेंट्स तो हो नहीं सकते क्योंकि बहुत पुराना टाइम हो गया, 1956 के पेरेंट्स अब किसके होते हैं? तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाओगे। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो कि बाहर हो, इंडिया से बाहर ही रहते हो, अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर रहते हो, इंडिया से, इंडिया में नहीं रहते, आप इंडिया विजिट कर रहे हो प्रीवियस ईयर में और आपकी टोटल इनकम जो है वो 15 लाख तक की है, तब उस केस के अंदर भी आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करना है, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी। ये वाला केस पता है कौन सा है? पर्सन ऑलरेडी इंडिया से जा चुका है, वो इंडिया आ रहा है। पर्सन ऑलरेडी इंडिया से जा चुका है, वो इंडिया आ रहा है, ठीक है, विजिट कर रहा है वो, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और दूसरी चीज़, उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक की होनी चाहिए। इसको करेक्ट कर लो, टोटल इनकम कितनी है? 15 लाख तक की होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये? 15 लाख रुपीस, ठीक है, हो गया। तो भाई हमने 3 लोगों की बात करी। ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के ऑलरेडी जा चुका है, इंडिया आ रहा है। कब? इंडिया आ रहा है विजिट करने के लिए प्रीवियस ईयर के अंदर, और जो उसकी टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स की इनकम, मतलब सिंपल सी बात था भाषा में, इंडियन इनकम जो है उसकी, अगर उस पर्सन की इंडियन इनकम जो है 15 लाख तक की है, 15 लाख तक की है, तब उस पर्सन को फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करनी है, मतलब स्टे जो है इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज डायरेक्टली वो सीधा क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो तीनों कंडीशन याद रहेगी, यस। तो टिप क्या है? टिप याद रखना, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रेजिडेंट, साथ में चेक कर लेना एडिशनल कंडीशन की रेजिडेंट के अंदर ROR बनेगा या फिर RNOR बनेगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे चतुर भी समझ गया, चतुर भी कहता है कि अच्छा हाँ मैं समझ गया, सेकंड बेसिक कंडीशन तो इन केसेस के अंदर चेक ही नहीं करनी होती है, और वो सिर्फ आपके 3 ही केसेस होते हैं जो मैंने आपको ये 3 केसेस मेंशन करे हैं। इसके अलावा कोई और केस निकल कर आ गया, कोई भी और केस निकल कर आ गया, आपको दोनों फर्स्ट बेसिक और सेकंड बेसिक दोनों कंडीशन को चेक करना होगा। सिर्फ यही 3 ऐसे केसेस है जिसके अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक चेक करनी है। हो गया तो रेजिडेंट बन गया तो चेक कर लेना ROR NOR, नहीं बना तो सेकंड तो चेक करनी ही नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनो, इन केस, ये थर्ड वाले पॉइंट की ही बात हो रही है बेटा। थर्ड वाला पॉइंट कौन सा था? इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रहता था अपने किसी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इंडिया आ रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, और उसका जो पैसा है, जो इनकम है, टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम हटाने के बाद, विच मीन्स इंडियन इनकम 15 लाख तक की है, तो उस केस की बात कर रहा है। कह रहा है इन केस इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से अगर ऊपर हो गई, तब क्या होगा? ये बेटा बात कर रहा है आपकी एक्सेप्शन टू पॉइंट नंबर 3। एक्सेप्शन टू पॉइंट 3 की बात का कह रहा है, कहता पॉइंट 3 में मैं ये समझा कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी, पर कुछ केसेस में सेकंड बेसिक कंडीशन भी लगेगी। वो कुछ केस क्या है? टोटल इनकम अगर 15 लाख से ऊपर की होगी, वहां हमने क्या पढ़ा था कि टोटल इनकम मतलब इंडियन इनकम आपकी 15 लाख से कम की होनी चाहिए या 15 लाख तक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो दोनों चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी। ये वो बता रहा है कि इन केस इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर की हो गई, पहले वाले केस में क्या था, 15 लाख तक की हुआ करती थी, तब से फर्स्ट कंडीशन चेक करते थे। अगर 15 लाख से ऊपर की हो गई,
अदर देन फॉरेन इनकम, शॉर्ट में बोलूँ मतलब इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ऊपर की है तो हमें सिर्फ चेक करनी है सेकंड बेसिक कंडीशन भी। पर चेंज क्या होगा, चिन्ना सा चेंज होगा, हल्का सा चेंज। चेंज क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 60 डेज, प्रीवियस ईयर में कंडीशन क्या थी 60 डेज प्रीवियस ईयर में, और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर के अंदर 365 डेज से ज़्यादा। 60 डेज जो है वो रिप्लेस हो जाएगा आपका 120 डेज से। 60 डेज जो है आपका वो रिप्लेस हो जाएगा 120 डेज से। तो इन दिस केस अगर इंडिविजुअल सेटिस्फाई नहीं करता फर्स्ट बेसिक कंडीशन को तो चेक करो कि क्या वो सेकंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर वो सेकंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर चेक नहीं करना कि वो आर ओ आर है आर एन ओ आर है, उसको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आर बट एन ओ आर कह देना। सेकंड बेसिक कंडीशन है क्या कि स्टे इन इंडिया उसका 120 डेज या से ज़्यादा का होना चाहिए। अर्लियर क्या था, सेकंड बेसिक कंडीशन में स्टे क्या था 60 डेज प्लस, बट सिर्फ इसी केस के लिए वो जो स्टे है वो 120 डेज कर दिया गया, और प्रीवियस ईयर के अंदर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। अब अगर आप मुझे कहोगे कि मैम मेरे को लिमिट्स तो याद होगी नहीं, मुझे लॉजिक बताओ, बेटा कोई लॉजिक नहीं है। गवर्नमेंट ने जो मन में आया वो डेज डाल दिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। मुझे पता है आपको सिर्फ इसी पेज पे कंफ्यूजन होगी, इसको फिर से सुन लेना। देखो मैं आपको ये बताती हूँ, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इंडियन इनकम 15 लाख तक की है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर हो गई, ग्रेटर हो गई, तो ऑप्शन खुल गया, फर्स्ट भी चेक करनी है और सेकंड भी चेक करनी है। फर्स्ट में बन गया तो वेल एंड ओके, सेकंड में बन गया तो चेक करो। सेकंड के अंदर भी दिक्कत है, सेकंड के अंदर भी चेंज हो गया, 60 जो है वो आपका 120 से रिप्लेस हो गया। और दूसरी चीज़, अगर सेकंड में फॉल कर गए तो अगर आप रेजिडेंट बन गए तो चेक नहीं करना कि आप आर ओ आर बट एन ओ आर हो, आप डायरेक्टली आर बट एन ओ आर ही कहलाओगे, ठीक है। आप डायरेक्टली आर बट एन ओ आर ही कहलाओगे। तो इस पेज को फिर से होमवर्क में फिर से रीड करना ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। और ये मैंने आपके लिए एक मास्टर चार्ट बना दिया थर्ड केस के लिए, जिस भी बच्चे को कन्फ्यूजन है वो बेसिकली पूरा चार्ट मेरी टीम ने मुझे बना के दिया ताकि आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को लर्न कर लो। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको कुछ भी समझ नहीं आए वो इस चार्ट को समझ लो। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्रीवियस ईयर में देखो, सबसे पहली चीज, इनकम क्या 15 लाख तक की है या फिर इनकम 15 लाख से ऊपर की है। अगर इनकम मेरी 15 लाख या उस तक 15 लाख तक है या उस तक है तो आपको सेकंड कंडीशन जो है उसको इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर। काम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के ऊपर होगा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन में 182 डेज वाली पे सेकंड कंडीशन इग्नोर करनी है अगर 15 लाख तक की इनकम है तो। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी वेल एंड गुड, रेजिडेंट कहलाओगे। एडिशनल कंडीशन चेक कर लेना कि आर ओ आर बनोगे या फिर आर एन ओ आर बनोगे। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बनोगे, काम खत्म। ये कहानी सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं उस केस की कि इनकम आपकी 15 लाख से ऊपर की हो गई तो चेक करो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 182 डेज वाली, हाँ जी मैम सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन का सेटिस्फाई हो रही है, हाँ जी मैम मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्या सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, हाँ रेजिडेंट बता दो, एडिशनल कंडीशन को चेक कर लेना। सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो रेजिडेंट बना दो, एडिशनल कंडीशन को चेक कर लेना, बात खत्म। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या हो रही है, हो रही है, सेकंड भी हो रही है, रेजिडेंट बना दो, एडिशनल कंडीशन को चेक करना। सेकंड नहीं हो रही तब भी रेजिडेंट बन जाएगा, एडिशनल कंडीशन को चेक करना। बिकॉज हमें तो एक ही कंडीशन को चेक करना है, चाहे फर्स्ट हो जाए सेकंड ना हो, चाहे फर्स्ट हो जाए सेकंड भी हो जाए तब भी रेजिडेंट बनेगा, फर्स्ट हो जाए सेकंड ना हो तब भी रेजिडेंट बनेगा। तो ये तो अगर इतना पोर्शन ना भी हो, ये वाली चीज़ ना भी हो तभी वो रेजिडेंट ही बनेगा। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 182 डेज वाली, 60 डेज वाली भी हो रही है तब भी रेजिडेंट। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 182 डेज की, 120 डेज वाली भी सेटिस्फाई हो रही है तब भी रेजिडेंट, सब चीज़ें रेजिडेंट। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे फोकस करो। अगर आपकी 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो चेक करो कि क्या सेकंड हो रही है, हो रही है आर बट एन ओ आर। सेकेंड नहीं हो रही तो एन आर। सेकेंड में क्या है 60 मेरा रिप्लेस हो गया 120 डेज से, बात खत्म। तो ये चार्ट को, इस मास्टर चार्ट को अपनी नोटबुक में बना लेना। जिस भी बच्चे को पॉइंट नंबर 3 में कभी भी कंफ्यूजन हो इस चार्ट को रेफर कर लेना, हमेशा आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर इनकम 15 लाख तक की है फर्स्ट ही चेक करनी है, हो गया तो रेजिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेजिडेंट। इनकम 15 लाख से ऊपर की है, फर्स्ट अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो रेजिडेंट, एडिशनल चेक कर लेना। नहीं हुआ तो देखना सेकंड सेटिस्फाई हो रही है तो आर बट एन ओ आर, नहीं हो रही तो एन आर। आज की बात करेंगे बेटा हम डीम रेजिडेंट की। डीम रेजिडेंट कहाँ दे रखा है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में कह रहे कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, जिसने सेटिस्फाई नहीं कर रखी बेसिक कंडीशन को, हैज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, जिसने कोई भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। थर्ड चीज, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर की है,
अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब इंडियन इनकम अगर उस पर्सन की 15 लाख से ऊपर की है, इंडियन सिटीजन है, और चौथी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आ रही कि वो किसी और कंट्री के अंदर टैक्स पे करेगा ड्यू टू हिज रेजिडेंसी और डोमिसाइल, तो हम उसको इंडिया के अंदर आर बट एनओआर मान लेंगे, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। इनका सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि एक पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, किसी बाहर के देश के अंदर उसको टैक्स पे नहीं करना, उसकी इनकम जो है 15 लाख से ऊपर की है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना 182 डेज वाली कर रहा, ना 60 डेज वाली कर रहा, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, समझ रहे हो? पर उसकी इंडियन इनकम जो है उसको बाहर टैक्स नहीं देना, तो कह रहा है अगर बाहर टैक्स नहीं देना तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, अगर आप कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता आपको डीम रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो वही चीज, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो 182 डेज वाली होनी चाहिए, ना 60 डेज वाली होनी चाहिए, ना ही 60 डेज वाली होनी चाहिए, और टोटल इनकम उसकी 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और वो उस इनकम के ऊपर किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं करा होना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज रेजिडेंसी या डोमिसाइल। तो उस पर्सन को हम ऑलवेज आर बट एनओआर मान लेंगे और उसकी इनकम को टैक्स कर देंगे। डन।